अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मार्केट जहन के नए एपिसोड में मोहम्मद अली पंजानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। आपको मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उससे आगाही देना है। सबसे पहले फीपी लिपी डेटा की बात कर लें तो सबसे बड़ी जो बाइंग हमने विटनेस की है वह अदर ऑर्गेनाइजेशंस की है। बैंक्स की ज़्यादा बाइंग नज़र आ रही है, बैंक्स की और म्यूचुअल फंड की सेलिंग जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन डेट मार्केट में सेलिंग हुई है म्यूचुअल फंड की और बैंक्स की भी जो है वो बाइंग हुई है डेट मार्केट में भी। इसके बाद सबसे बड़ी जो बाइंग है अदर ऑर्गेनाइजेशन की है और सबसे बड़ी जो सेलिंग है ब्रोकर प्रोप्राइटरी की है। जो हमने जो पास्ट वीक में रोल ओवर वीक भी था और इंडिया पाकिस्तान के टेंशन को लेकर जो पैनिक था उस वजह से जो है MFS और MTS में माल सेल हुआ है। जो ओपन पोजीशन थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टरों ने ब्लीड किया है। ब्रेक इवन अगर देख लें तो किसने क्या बाइंग की है तो सबसे पहले अगर देखें तो बैंक्स ने बहुत अच्छी हैवी क्वांटिटी सेलिंग की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी की जो सेलिंग की बुनियादी वजह बनाई गई है वो है इन्वेंट्री लॉस। इंटरनेशनल कमोडिटी के प्राइस नीचे है तो इस वजह से वन टाइम इन्वेंट्री लॉस का खदशा है। इन चीज़ों के पेश नज़र बैंक्स ने सेलिंग की है। इंडिविजुअल ने जो है वो सीमेंट में सेलिंग की है। सबसे बड़ी जो गोरा है फॉरेन इन्वेस्टर है उसने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में बाइंग की है। कंपनीज अगर हम देखें तो उन्होंने सीमेंट में बाइंग की है। इंडिविजुअल अगर हम देखें तो उन्होंने बैंक्स में बाइंग की है। इंडिविजुअल ने फर्टिलाइज़र में जो सेकंड नंबर पे सेलिंग की है और म्यूचुअल फंड ने जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में सेलिंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो डे रेंज है जो वैल्यूएशन है वो मैं शेयर कर दूं तो फ्राइडे का जो डे रेंज बना वो 1,13,716 का नीचे और ऊपर का 1,15,844 का हाई बना। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,13,716 का लो बना और 1,19,217 का हाई बना। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,10,103 का लो बना और जो हाई बना वो 1,20,796 का बना। जो करंट पी रेशो चल रहा है वो 7.53 का है। एक्सपेक्टेड पी रेशो 7.37 का है। नाज़रीन, वंस अगेन टेक्निकल पे थोड़ा बात कर लें तो इस वक्त जो ट्रेंड वो स्टांस है वो वही साइडवेज का ही है, स्टेटस साइडवेज का ही है और जो रेंज है 1,11,308 का लो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो 1,18,970 का जो है वो रेजिस्टेंस है। और जो अप्रैल का महीना है वो टेंशन में ही गया है। इंटरनेशनल जो दो खबरें आई हैं इस वजह से हमारी मार्केट ब्लीड की है। सबसे पहले टैरिफ वॉर की अगर हम देखें और उसके बाद हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हुए। तो इन चीज़ों के पेश नज़र हमारी मार्केट जो है वो अनसर्टन रही है। RSI अगर हम देखें तो 46.95 का है और मैकडी हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड क्या बन रहा है तो वंस अगेन अपवर्ड ट्रेंड ही नज़र आ रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जिसकी सपोर्ट 1,19,216 की है और रेजिस्टेंस 1,32,868 का है। नाज़रीन, वंस अगेन आप लोगों के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर दूं तो जो इंडेक्स है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जो फिबोनाची पे रिट्रेस हो रहा है उसकी रिट्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चंद खबरें ऐसी आ रही हैं जिन चीज़ों के पेश नज़र हमारी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह रही है और जो कैंडल्स भी हैं वो भी हमें यही बता रहे हैं कि मार्केट में जो है वो अचानक से पैनिक आ जाता है। और इस बार जो पैनिक आया तो वो हम देखें तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क में जो मोदी हुकूमत है और उसकी जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, उनकी वजह से जो है हमारा जो रीजन, हमारा जो खित्ता है वो काफ़ी अरसे से डिस्टर्ब है। मोदी जो है उनको सब लेबल लगाते हैं बुचर ऑफ गुजरात, लोकली भी, और जो फॉरेन क्रिटिक्स हैं वो भी जो है इन पे इल्ज़ामात लगाते हैं 2002 की गुजरात वायलेंस को लेकर। और जो टूरिस्ट प्लेस है पहलगाम का जहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसकी पाकिस्तान भी जो है वो कंडेम करता है, पाकिस्तान की जो रियासत है वो भी इसकी भरपूर मजम्मत करती है इस अटैक की। किसी भी बेगुनाह की जान जो है वो हमारे मज़हब भी हमें ये सिखाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हम इन चीज़ों को कंडेम करते हैं, जो भी अनफॉर्चुनेट वायलेंस होता है किसी कोई भी इंसान हो उस पर, तो हमारा ये वो है। लेकिन इंडिया में जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जहाँ पर 2,000 टूरिस्ट थे, पिकनिक स्पॉट था, वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। पहलगाम का जो FIR दर्ज हुआ वो 10 मिनट में ही FIR दर्ज हो गया, जबकि जो जिनकी तस्वीर दिखाई जा रही थी नेवल लेफ्टिनेंट विनय नारवल, वो 1.5 घंटे तक अलाइव थे और उनको बर वक्त जो है वो इमदाद उनकी नहीं की गई, जिस वजह से जो है वो इस दुनिया को कूच कर गए।
લીડર નહીં, કોઈ ફેસિલિટી નહીં, કોઈ આર્મી નહીં, કોઈ પોલીસ નહીં. જેને મોટા મોટા નેતા આવે કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ કેટલી કાઢ હેલિકોપ્ટર જેને दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो जो बहुत बड़ा यानी तशवीशनाक है कि आज तक चैनल के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे उनको वो जब ये सवाल उठा रहे थे कि फंडामेंटल क्वेश्चन उठा रहे थे सिक्योरिटी लैब्स पर, तो उनको जो है मिड एयर से उनको ऑफ एयर कर दिया गया। मजाक नहीं है, 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है तो ये जो है वो गोदी मीडिया की और जो मोदी हुकूमत है उसका जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान पे ब्लेम गेम लगाना और पाकिस्तान के साथ मामलात ख़राब करना, उसमें इसकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है ताकि बीजेपी जो है वो इस सिनेरियो का ये जो हालात बनते हैं उसका फ़ायदा उठा सके। तो इन चीज़ों के पेश नज़र जो हक पे बात कर रहा है, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो जर्नलिज्म के अपने जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको पूरा कर रहा है, तो उसको भी जो है वो मिड एयर से ख़त्म कर दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो मोदी जब ऑपोजिशन में थे तो वो उस वक्त की गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा करते थे जब भी कुछ किसी किस्म का टेररिस्ट अटैक होता था कि जो सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुए हैं और जो बॉर्डर कंट्रोल फोर्स जो है वो उस वक्त अवेलेबल क्यों नहीं थी। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? लेकिन आज मोदी हुकूमत से कोई ये पूछने को तैयार नहीं है। जो पुलवामा का अटैक हुआ इसके बाद अगर हम देखें तो जो इंडियन फोर्सेस हैं उसमें 1 लाख ट्रूप जो है, जो इनकी एवरेज ट्रूप्स की भर्ती है उसमें 1 लाख ट्रूप जो है वो कम है, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये पता है कि जो ये गुजरात के जो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उस हिसाब से नहीं देखते। सिख कम्युनिटी भी जो है वो अच्छी खासी इन्वॉल्व है वहाँ की आर्मी में, वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उनका मोरल डाउन है। तो जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनका मोरल डाउन है और वो जो है अपने मुल्क में फ़ौज में या दीगर सिक्योरिटी एजेंसी इदारों में उस हिसाब से भर्ती नहीं हो रहे। और आगे जो तवक्का की जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इंडियन सोर्सेस की ही मैं बात कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से तो देखा जाए तो आगे 3 साल में 2 लाख भर्तियां मजीद कम होंगी। तो इंडिया के जो ट्रूप्स है, इंडिया के जो फौज है वो वीक होती जा रही है, उनका मोरल डाउन होता जा रहा है पुलवामा अटैक के बाद से। इंडिया के अपने पूरे जो अतराफ़ के नेबर्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनसे रिकॉर्ड जो तारीख़ है, इंडिया की तारीख़ है, उसमें अब तक के सबसे कमज़ोर ताल्लुकात हैं और इंडिया जो है वो सबसे लड़ रहा है, सबके साथ जो है वो मामलात अपने ख़राब करके बैठा हुआ है। जो इंडिया की आर्मी के फंड्स हैं वो क्यों हाइब्रिड वॉरफेयर और डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं हिंदू माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ये डिसइंफॉर्मेशन का जो वॉरफेयर है इसकी फंडिंग कहाँ से कहाँ तक जाती है, किन मुल्कों में जो है ये जाती है और किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है ये इस तरह के चीज़ें चलाते हैं और मुल्क के दीगर ममालिक के अगेंस्ट जो है ये वॉर क्राइम्स करते हैं। पुलवामा अटैक, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल यही उठा था कि हिंदू माइनॉरिटीज़ जो दलित कम्युनिटी है उनको ही क्यों टारगेट किया गया, उनके ही ट्रूप्स को क्यों टारगेट किया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है जो कि गोदी मीडिया को उठाना चाहिए और इंडिया की मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को उठाना चाहिए कि हर वक्त जो ये अटैक होते हैं वो जब बीजेपी कमज़ोर होता है, बीजेपी का नैरेटिव इलेक्शन के दौरान कमज़ोर होता है, उसकी पॉपुलैरिटी कम होती है, तभी ये अटैक क्यों होते हैं, सरप्राइजिंग अटैक क्यों होते हैं। और इंटरनेशनल जो जर्नलिज्म का एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स है, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दूँ। उसमें इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग है उसमें यही सिखाया जाता है कि सीक ट्रूथ एंड रिपोर्टेड, यानी कि हमें जो जितने भी जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट के कोड ऑफ एथिक्स होते हैं कि जो सच है, सच की रिपोर्टिंग करनी है, जो कि इंडिया में मोदी और इसकी गोदी मीडिया नहीं होने देते।
मिनिमाइज हार्म, किसी के साथ भी जो है आप पे उसको ब्लेम गेम नहीं करना है। अगर आपको किसी पे शक है या आपके साथ आपको लगता है कि किसी मुल्क ने या किसी ने आपके साथ जो है वो ज्यादती की है, तो आप उसके एविडेंस शो करें और रेलेवेंट प्लेटफॉर्म से बात करें और डिप्लोमेसी को जो है वो बहाल रखें। लेकिन चूंकि ये इंटरनल फॉल्स फ्लैग अटैक था, तो इस वजह से ये चीज़ें जो है वो नहीं हो रही इंडिया में। एक्ट इंडिपेंडेंटली, किसी के प्रेशर में नहीं आना और इंडिपेंडेंट जो है वो जर्नलिज्म पे फोकस करना है, जो कि इंडिया में जिसका बहुत बड़ा फुकदान है। बी अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट भी रहना है जर्नलिस्ट को और अकाउंटेबल भी रहना है, क्योंकि वो पब्लिक की खिदमत करें, वो पब्लिक को जो है वो वाइटल राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया जो है जहाँ से रफ़ाइल तैयारे खरीदता है फ्रांस से, फ्रांस में जब नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था और नरेंद्र मोदी ने जो है वो एक परेड में अपनी शिरकत की थी, तो वहाँ पर जो वहाँ का मुकामी अखबार है उन्होंने जो हेडलाइन डाली थी वो इस तरह से डाली थी कि नरेंद्र मोदी हैड फॉस्टर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस फॉर डेकेड्स। तो जहाँ से आप अपने टॉप ऑफ द लाइन 4.5 जनरेशन के रफ़ाइल तैयारे खरीदते हैं, तो वो भी जो है आपको दहशतगर्द मानता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप जितनी बार भी गलत चीज़ें पेश करेंगे तो सामने इंटरनेशनल कम्युनिटी वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको आपको कायल करने में हर बार दुश्वारी का सामना होगा। जितनी बार झूठ बोलेंगे, अगर गॉड फॉरबिड आपके साथ सच में कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और दीगर इदारे जो हैं आपका उस हिसाब से साथ नहीं देंगे। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने जो एक मौज़ब माशरा है, एक सिविल सोसाइटी का लीडर, जिस हिसाब से उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने पहलगाम अटैक पर जो है वो जो टेररिज्म हुआ है उसको कंडेम भी किया और उन्होंने जो है ओपनली इंडिया को दावत दी कि आप जो है इसका इंडिपेंडेंट आप जो है इसकी इंक्वायरी करें, जो कि नरेंद्र मोदी नहीं होने देगा और इन मामलात को दबा दिया जाएगा। किसी किस्म के जंग के हालात नज़र नहीं आ रहे। कोई मिस एडवेंचर अगर मोदी कर सकता है तो वो करेगा, लेकिन उससे उसी की जो एयरफोर्स है और उसी के जो आर्मी है उसका मज़ीद मोरल डाउन होगा, क्योंकि माइनॉरिटीज़ जो है वो ये जानती हैं इंडिया की कि जो ये गुजरात के ब्राह्मण कम्युनिटी है वो किसी को भी जो है अपने से ऊपर नहीं मानते, वो अपने आप को प्योर ब्लड मानते हैं। There cannot be a more powerful manifestation of our commitment that we would not tolerate any kind of terrorism of any hue and color, and that has been demonstrated beyond any ray of doubt. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की, तो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में अगर हम देखें तो WTI क्रूड ऑयल $63.2 फी बैरल चल रहा है, ब्रैनेट $66.87 फी बैरल चल रहा है, आयरन ओर $99.92 पर टन चल रहा है, गोल्ड $3319 पर आउंस चल रहा है, रबर $168.90 पर केजी चल रहा है, रिचर्ड बे कोल प्राइस $87.70 पर टन चल रहा है। डिलीवर फ्यूचर काउंटर का डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूं तो सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है वो दीवान फारूक मोटर में ही खरी है और दीवान फारूक मोटर काफ़ी हद तक नीचे आ रहा है, 55 रुपये से ये 38 रुपये तक आ चुका है। उसमें ओवर बाइंग खरी है 10% से ऊपर, जिसमें बाइंग खरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो हर महीने जो है ये आगे बढ़ता जा रहा है और रेट जो है वो नीचे आते जा रहे हैं। 14.82% की जो है फ्री फ्लोट की बाइंग खरी है। सेकंड नंबर पर नेटसोल है 11.09 की बाइंग खरी है फ्री फ्लोट की। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो SSGC है, चौथे नंबर पे कॉसम है, पांचवें नंबर पर PIA है, छठे नंबर पर GHNI है,
TRG 7वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर PRL है, DCL 9वें नंबर पर है और TPL प्रॉपर्टीज़ 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, ब्लैंक सेल का डेटा आप लोग के साथ शेयर करूं और ब्लैंक सेल का डेटा बनाते वक्त ही मुझे 3 स्क्रिप्ट जो है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो कि मैंने थंबनेल में भी डाला है कि ये रेडार में आ चुके हैं ब्लैंक सेलर्स के, तो मैं आप लोग के साथ डेटा शेयर कर रहा हूं। तो सबसे बड़े जो ब्लैंक सेलिंग खरी है वो बाटा खरा है, अभी महीने की स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। मे के काउंटर में वो गेल में है, दूसरे नंबर पे एल्डिंग में जो है वो ब्लैंक सेल खरा है, तीसरे नंबर पे GHNI है, चौथे नंबर पे साजगार है, 5वें नंबर पर PIA है, छठे नंबर पर SNGP है, सिटी फार्मा 7वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर SYM है, 9वें नंबर पर पैल है और FFL जो है वो 10वें नंबर पर है। सिटी फार्मा भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो है 74 पर अपने आप को थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकता है 74 के लेवल पर। तो जो जिन्होंने पास्ट वीडियो देखी और जिन लोगों ने इसमें सेलिंग की थी, ब्लैंक सेलिंग की थी, तो वो प्रॉफिट में ही हैं। नाज़रीन, आप लोग के साथ गंदारा ऑटोमोबाइल का फंडामेंटल शेयर कर दूं तो इसकी जो थर्ड क्वार्टर की एंडिंग आई है 39 रुपये 89 पैसे की आई है। इसका जो P रेशो चल रहा है वो 8.90 का है। बुक वैल्यू उसकी 208 रुपये की है। इंट्रिंसिक वैल्यू 244 रुपये 12 पैसे का है। फेयर वैल्यू उसकी 353 रुपये 47 पैसे की है। डेट टू इक्विटी रेशो 14.50 का है। मंथली RSI 77.87 का है। मंथली सपोर्ट 358.98 का है। मंथली जो पिवट बन रहा है वो 432 रुपये 65 पैसे का है। रेजिस्टेंस जहाँ से सप्लाई आ सकती है वो 552 रुपये 3 पैसे का है। टेक्निकल ग्राफ में अगर आपके साथ शेयर करूं तो जो उसके कैंडल्स बन रहे हैं और जो इंडिकेटर्स RSI है, SMI है, MACD है, उनमें डाइवर्जेंस है। तो डाइवर्जेंस हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि जिन लोगों ने गेल में इस वक्त ब्लैंक सेल किया हुआ है तो उनको अच्छे रेटों पे जो गेल है वो नीचे मिल सकता है। वंस अगेन किसी किस्म की रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा मोहतात रहना है। अगर आपको प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, क्योंकि ये नीचे मिलने के इसके चांसेस हैं और ब्लैंक सेलर भी इसमें एक्टिव है। इसके बाद अगर हम देखें तो गंदारा इंडस्ट्री है। गंदारा इंडस्ट्री की फंडामेंटल्स आप लोग से शेयर कर दूं तो थर्ड क्वार्टर की जो अर्निंग है वो 68 रुपये 83 पैसे की है। इसका जो P रेशो बन रहा है 8.04 का है। बुक वैल्यू 225 रुपये 84 पैसे की है। इंट्रिंसिक वैल्यू 626 रुपये 49 का है। फेयर वैल्यू 996 रुपये 43 पैसे का है। डेट टू इक्विटी रेशो 13.61% है। मंथली रेजिस्टेंस जो मंथली RSI है वो 80.22 की है। मंथली सपोर्ट 449 रुपये 14 पैसे का है। पिवट जो बन रहा है 640 रुपये 75 पैसे का बन रहा है। मंथली रेजिस्टेंस 949 रुपये 1 पैसे का बन रहा है। ये भी अगर इसके कैंडल्स देखें और इसमें RSI, SMI और MACD को देखें तो डाइवर्जेंस दिखा रहा है। इसमें यही पता चल रहा है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ ही करें और इसमें जो ब्लैंक सेलर बैठा है वो वाइजली बैठा हुआ है, जो कि हमें ब्लैंक सेल का डेटा बता रहा है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो साजगार है। तो साजगार के फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो इसकी जो थर्ड क्वार्टर की एंडिंग आई है 212 रुपये 67 पैसे की आई है। P रेशो जो बन रहा है 4.80 का बन रहा है। बुक वैल्यू 254 रुपये 76 पैसे की है। इंट्रिंसिक वैल्यू 982 रुपये 66 पैसे का है। फेयर वैल्यू 1440 का है। डेट टू इक्विटी रेशो 44.32 का है। मंथली जो RSI बन रहा है वो 83.38 का है। मंथली जो सपोर्ट है वो 852 रुपये 1 पैसे का है। मंथली पिवट जो बन रहा है वो 1274 का बन रहा है। मंथली रेजिस्टेंस बन रहा है वो 1530 रुपये का बन रहा है। तो और इसके अगर टेक्निकल्स देखें तो इसमें किसी किस्म की डाइवर्जेंस नहीं है। ये मजीद ऊपर जाता हुआ लग रहा है और इसमें तवक्का हो रही है, जो एक्सपेक्टेशन हो रही है, जो बातें चल रही हैं कि ये भी जो है अपने शेयर्स को स्प्लिट करेगा। तो इन चीज़ों के पेश नज़र इसमें मजीद थोड़ी बहुत जगह बन रही है। आगे जाके हो सकता है कि जब ये अपने 1440 के लेवल को टच करे तो वहाँ से जो है वो ब्लैंक सेलर मजीद एक्टिव हो जाए। नाज़रीन, आप लोग के साथ MFS का डेटा शेयर कर रहा हूँ तो सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है वो CSAP में खरी है 9.49 की। दूसरे नंबर पे SSOM है। तीसरे नंबर पे गरीबवाल सीमेंट है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट है। पांचवें नंबर पर फ्लाइंग सीमेंट है। छठे नंबर पर इमेज है। सातवें नंबर पर TPLP है। आठवें नंबर पर ठट्टा सीमेंट है। 9वें नंबर पर BBFL है, जो ये बिग बर्ड फूड की कंपनी है ये है। क्विज जो है वो 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।